हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे आज 11 अक्टूबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और गाइज, हमारे पास कंटेंट राइटर की कुछ वैकेंसीज हैं, एग्जाम पेपर की, पेपर सॉल्वर की वैकेंसीज हैं, इसके अलावा एजुकेटर्स की वैकेंसीज हैं। अगर आप चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कोई पहचान का है तो आप उसको भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। चलिए, पहला कल का 2 प्रश्न हमने पूछे थे कि मध्य प्रदेश की कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो इसका जो सही आंसर है, वैसे देखिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहता है, गोविंद सागर और गांधी सागर। अगर आप इंटरनेट पे जाके देखोगे तो कहीं कहीं आपको एशिया जो है, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर बांध जो है, जो सतलज नदी पर बनता है, ठीक है, सतलज नदी पर बनता है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। दूसरा, गांधी सागर जो है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील आपका गांधी सागर ही है। इसके अलावा जयसमंद झील है। जयसमंद झील के बारे में भी इंटरनेट पर जानकारी मिलती है कि ये जो जयसमंद झील है, जो राजा जय सिंह के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है, ये मीठे पानी की एक्चुअल में झील है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो अलग अलग जानकारी जो है इंटरनेट पे अलग अलग तरीके से मिलती है। तो इसमें हमें अगर एग्जाम इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो स्वयं के विवेक का ही यूज करना है। बुक्स में भी अलग अलग जानकारी दी हुई है, बुक्स में कहीं एक जैसी जानकारी नहीं दी है, किसी बुक में कुछ दिया है तो किसी बुक में कुछ और दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा स्वयं का विवेक हमें यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पीबी में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, और वैसे देखिए ज़्यादातर केसेस में ऐसा रहता है कि जहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वहाँ पर आपका गोविंद सागर ऑप्शन में नहीं होगा, केवल गांधी सागर होगा। अगर पीबी में प्रश्न आता है तो आपको गांधी सागर आपको देखते ही समझ आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप कोई नेशनल लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो नेशनल लेवल के एग्जाम में हो सकता है गांधी सागर का ऑप्शन ना हो, ठीक है। तो सारी चीजें इस तरीके से समझ के इस प्रकार के प्रश्नों के जवाब देने हैं। दूसरा प्रश्न था, बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं बाघ की गुफाएं। संजय दांगी ने अच्छा आंसर किया है इसका। देखिए, बहुत कम कमेंट्स जो हैं वो अब आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, ठीक है। और वीडियोस, देखिए मैं अगर कंटेंट मिलता है तो वीडियोस रेगुलर ही रहेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, अगर कंटेंट इतना नहीं सफिशिएंट मिलता है तो 2 दिन में या 3 दिन में एक वीडियो मैं आपको अभी फिलहाल दूंगा, जब तक कि उपचुनाव आपके होंगे। देखिए, गांधी सागर एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। गांधी सागर झील मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है, जिसका शिलान्यास 7 मार्च 1954 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसे 1960 में बनाया गया था। 514 मीटर लंबा, 64 मीटर ऊंचा डैम बना हुआ है इस पे। मंदसौर, रतलाम और नीमच जिले की करीब 11 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो इससे सिंचित होती है। गांधी सागर बांध चंबल नदी का प्रथम और सबसे बड़ा बांध है, जिससे 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। देखिए, यहाँ पे भी इन्होंने स्पेसिफाई किया है, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग जानकारी इसमें मिल रही है। मानव निर्मित झील क्या होती है? किसी नाले के प्रवाह को बांध बनाकर अवरुद्ध करने के कारण निर्मित झील को कृत्रिम झील कहते हैं। इसे ही मानव निर्मित झील या जलाशय कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, बाघ की गुफाएं शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। बाघ की गुफाएं धार जिले के कुक्षी तहसील में नर्मदा की सहायक बाघ नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पे पहले बाघ दिखाई देते थे, इसलिए इनका शायद नाम ऐसा पड़ गया है। ऐसी जानकारी इंटरनेट पे मिलती है, ठीक है। बाकी सही क्या है, ये किताबों में इस तरीके की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि वहाँ पर बाघ दिखाई देते थे इसलिए इसका नाम बाघ पड़ गया। क्योंकि वहाँ का जो गांव है, उस गांव का भी नाम बाघ है जहाँ पर ये गुफाएं स्थित हैं। यहाँ जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित 5वीं से 7वीं शताब्दी की गुफाएं। ध्यान रखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस धर्म से संबंधित हैं। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं की खोज 1818 में डैंगरफील्ड ने की थी। बाघ की गुफाएं अजंता गुफाओं की समकक्ष मानी जाती हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ध्यान रखिए, जितने भी पॉइंट्स हैं सब पूछे जा चुके हैं। इनकी कुल संख्या 9 है। वर्तमान में 5 गुफाएं यहाँ पर अस्तित्व में है। गुफाएं रंगीन भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं।
इन गुफाओं पर जो की गई चित्रकारी उसे फ्रेस्को मुगल पेंटिंग कहा जाता है। इन गुफाओं को वर्ष 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। इन गुफाओं में पहली गुफा को ग्रह गुफा, दूसरी गुफा को पंच पांडु, तीसरी गुफा को हाथी खाना, चौथी गुफा रंग महल, पांचवी गुफा पाठशाला कही जाती है। ठीक है, तो ये इतनी जानकारी हो जाएगी आपकी बाकी की गुफाओं से संबंधित। आज के लिए आपका प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किसानों के लिए जल जीवन नामक एक सामूहिक सिंचाई योजना चालू है, इसमें सरकार कितना प्रतिशत अनुदान देती है? दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस की प्रसिद्ध राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी है? ठीक है, ये दो प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है। हमारा जुलाई तक का आउटलुक अवेलेबल है, इसके अलावा 6 मंथ्स का एडिशन जो है वो भी अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेरी कर सकते हैं। रामबाण नोट्स जो व्यापम और पीबी के प्रीवियस पेपर्स का पूरा कलेक्शन है, अगर आप वो लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी और साइंस पूरा एनसीईआरटी का 8 से लेकर 10th तक का साइंस है, अगर आप लेना चाहें तो इससे व्हाट्सएप पे क्वेरी कर सकते हैं। इस वार कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, किस जिले के वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु राठौर का भी हाल ही में निधन हो गया है? तो देखिए, हिमांशु राठौर जो है ये देवास जिले के थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है और वरिष्ठ पत्रकार थे। इसके अलावा इन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता था, बाबा साहेब या बाबा साहब। ठीक है, ये ध्यान रखिए, बाबा साहब या बाबा साहेब, ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, इन्हें किस नाम से जाना जाता था? देखिए, जो पॉपुलर लोग होते हैं कोई तो वैसे उनसे क्वेश्चन नहीं बनता है, अगर लेकिन उनका निधन होता है तो वहां से क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिए। उज्जैन का जो श्रमजीवी पत्रकार संघ है उसके उपाध्यक्ष रहे हैं, संभागीय उपाध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखिए, संभागीय उपाध्यक्ष उसके रहे हैं। अगला प्रश्न है, 21 से 27 नवंबर 2020 तक सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? देखिए, सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो किया जा रहा है ये मुंबई में किया जाएगा 21 से लेकर 27 नवंबर तक, और मध्य प्रदेश से इसमें 8 खिलाड़ी जो हैं वो भाग ले रहे हैं और वो चले भी गए हैं, मुंबई पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य सेलिंग अकादमी यानी कि वाटर स्पोर्ट्स, चलिए कमेंट करके बताइए कि सेलिंग अकादमी की स्थापना कहाँ की, किस वर्ष की गई थी और ये कहाँ स्थित है। इनके 8 खिलाड़ी हैं, ये मुंबई में ट्रेनिंग कम कंपटीशन, वहां पर पहले उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद फिर वो कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, इसलिए इतनी जल्दी अभी से गए हैं क्योंकि ये तो 21 से 27 नवंबर तक आयोजित की जानी। अब ध्यान रखिए, इसमें हर्षिता तोमर, आपने नाम सुना होगा, काफी फेमस है हर्षिता। ठीक है, ये सबसे फेमस नाम है, यहाँ पे जितने भी नाम दिया हुआ है। एकता यादव, रितिका दांगी, उमा चौहान, श्रद्धा वर्मा, शीतल वर्मा, वंशिता परिहार और राम मिलन यादव इसमें शामिल हैं। देखिए, नाम जो होते हैं ये ध्यान रखिए। ठीक है, किससे संबंधित हैं? ये सेलिंग अकादमी से संबंधित है, मतलब सेलिंग स्पोर्ट्स से संबंधित है। ये नाम आपको याद रखने होंगे। ठीक है, कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि एकता यादव का संबंध इनमें से किस स्पोर्ट्स से है। ठीक है, ये जो खिलाड़ी हैं मुंबई में ओलंपिक क्वालिफाइंग की तैयारी के लिए होने वाले प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। ठीक है, और 21 से 27 नवंबर तक सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप में भागीदारी कर 30 दिसंबर 2020 को भोपाल लौटेंगे। ठीक है, तो ये पूरी कहानी इनकी हो जाएगी। किसकी याद में 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह का आयोजन किया जाएगा? देखिए, तो 15 से लेकर 21 अक्टूबर तक ये राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह का जो आयोजन है ये किया जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में। ठीक है, हर वर्ष राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह का आयोजन किया जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम की याद में किया जा रहा है। और पूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए बताएं, किस क्रम के राष्ट्रपति ये थे? ठीक है, किस क्रम के राष्ट्रपति थे, कमेंट करके बताइए। 15 से लेके 21 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखिए, 15 से लेके 21 अक्टूबर, 7 दिन। ठीक है, सप्ताह है, 7 दिन तक इसका आयोजन किया जाना है। और इस वर्ष के लिए पानी का लेखा जोखा और कार्बन पदचिह्न की गणना विषय पर विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी। यानी कि ये जो थीम है, ये थीम है इस बार का इसका। ठीक है, ध्यान रखिए, विषय है इस बार का पानी का लेखा जोखा और कार्बन पदचिह्न की गणना। ठीक है, तो ये भी अपने को याद रखना होगा। अगला है हमारा, देखिए भी हाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 106 करोड़ 4 लाख रुपए लागत से निर्मित 1584 अधोसंरचनाओं का, अलग अलग अधोसंरचनाएं हैं, कुछ छोटे छोटे डैम हैं, कुछ रोड हैं, मतलब इस प्रकार की कुछ भवनों का निर्माण है, जैसे पंचायत भवनों का निर्माण होना है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है इसमें,
आपको अमाउंट याद रखना है, तो इसका वो 11 अक्टूबर को यानी कि आज वर्चुअली लोकार्पण करने वाले हैं। ठीक है। दूसरी एक चीज़ है, जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पर किसी भी जगह की ये मतलब अधोसंरचना वहाँ पर मतलब लोकार्पण नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उपचुनाव है, आचार संहिता लागू है। इसके अलावा जितने भी आपके 33 जिले हैं, ठीक है, 17 जिले जो हैं, 18 जो जिले हैं वहाँ पर आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी से 19 जिले हैं जहाँ पर किसी न किसी रूप में चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, 52 में से। तो वहाँ के लिए ये नहीं है, मतलब लोकार्पण नहीं किया जाएगा किसी भी अधोसंरचना का। ठीक है। बाकी जो 33 जिले हैं उन 33 जिलों के लिए ये अधोसंरचनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने कोरोना आपदा के दौरान ग्रामीण अंचल में अधोसंरचना विकास के ऐसे कार्य प्रारंभ किए जिनमें ग्राम विकास के साथ साथ स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों की रोजगार की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित की गई है। तो कोरोना काल में काफ़ी काम होता रहा है, विकास का जो काम है वो चलता रहा है और लोगों को जो मानव दिवस हैं जो उनका सृजन भी किया जाता रहा है। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा आपका। अगला है, अभी देखिए मध्य प्रदेश में एक जो प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण है, फैज अहमद किदवई। ठीक है, फैज अहमद किदवई ये सचिव हैं, प्रमुख सचिव है ना, ध्यान रखिए, किसके? खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण के। इन्होंने पेट्रोल और डीजल पंप खोलने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम सॉफ्टवेयर का उद्घाटन किया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो होता है आपका, वो ऐसा इस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। देखिए क्या होता है जनरली कि एक इसमें ऑफिस वाला जो सिस्टम होता है वो खत्म हो जाता है। ऑफिस वाला सिस्टम कैसा कि आप एक बंदे के पास जा रहे हैं, फिर वो दूसरे को भेज रहा है, फिर वो तीसरे को भेज रहा है, मतलब इस तरीके से परेशान होना पड़ता था। अब क्या, एक सिंगल विंडो बना दी गई है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर रहेगा जिसमें सारी जो अनुमतियां हैं वो ऑटोमेटिक दे दी जाएंगी। आपको एक बार अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आवेदकों के लिए 8 विभागों से अलग अलग एनओसी प्राप्त करना होती थी, जिसके कारण मैनुअली मिलने वाली इस अनुमति में आवेदकों को लंबा इंतजार करना पड़ता था। अब क्या होगा, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। भौतिक यानी फिजिकल, यानी कि कैसा, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ ऑटोमेटिक होगा। इसके प्रत्येक चरण में संबंधित विभाग को समय सीमा के बारे में एसएमएस और ईमेल के द्वारा रिमाइंडर भेजे जा सकेंगे। आपको बस एक बार अपना सारा जो फॉर्म्स वगैरह हैं या जो भी उसमें लग रहा है आपके साथ, आपको बस अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपको वहाँ पर दे देना है। देने के बाद सारा कुछ ऑनलाइन होगा आपका। तो इस प्रकार से ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है वो मध्य प्रदेश में भी स्टार्ट किया गया है। तो ये पूरा था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक